जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं के सर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक्सलेंट कंपैरेटिव एकेडमी पर। एज यू नो दैट आई एम जस्ट कंप्लीटिंग अ सेट ऑफ 300 क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जिसकी पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल चुके हैं, ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की, जो क्वेश्चन नंबर हमारे 17 से होंगे। ओके, सो पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 72 आपके लिए स्क्रीन पर रहा। ये मैन इज़ द ओनली मैन हु कैन टॉक। इस सेंटेंस में द ओनली प्रोनाउन में आपको एक गोल्डन रूल बताए थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखाए थे जिसके बाद अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत होगी तो दैट आते हैं। लेकिन उसमें बताए थे कि द ओनली ये ऐसे प्रोनाउन है जो हु और दैट दोनों लेते हैं, लेकिन यदि हु लिखा हुआ रहेगा तो हमें दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो हु सही है। तो द मैन इज़ ओनली एनिमल। अच्छा, यहाँ एनिमल जो है वो एनिमल नहीं है जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं, यहाँ पे मैन की बात है, इसलिए हु सही है, नो इम्प्रूवमेंट। अगर हु की जगह विच होता और हु की जिक्र नहीं होती तो हमारे लिए विच की जगह दैट दे सकते थे, लेकिन यहाँ हु बिल्कुल सही है, डी नो इम्प्रूवमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट, नीदर। तो देखिए, कल भी हम आपको बताए थे एक रूल, अगर नीदर, इधर, नोट ओनली, नेवर, अंडर, देयर, इस तरह से अगर सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो हमें इनवर्स फॉर्म में रखना होता है। इनवर्स फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट के पहले ही इज एम आर, सॉरी, सब्जेक्ट के पहले इज एम आर नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ही डिड नॉट नो द आंसर, एक सेंटेंस हो गए। अब दूसरा सेंटेंस कॉमा यानी कंजंक्शन के बाद दूसरा सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या देंगे, नीदर डिड आई। नीदर तो ऑलरेडी निगेटिव फॉर्म है, तो नीदर डिड आई, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है। आगे वाला सेंटेंस है ही डिड नॉट नो द आंसर, ना ही वह आंसर जानता है ना ही मैं जानता हूँ, तो नीदर डिड आई, डिड आई, आई मतलब सब्जेक्ट, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले नीदर। यह इनवर्स फॉर्म में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, आप एक बार क्वेश्चंस को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, एंड देन फिर से आप उसको प्ले करके आप सुन सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारी 1K सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तब तक हम लाइव क्लास नहीं दे पाएंगे, तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स कीजिए। इसे जितने अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बाद ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो सकती है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 572 सब्सक्राइबर्स पर ही हैं, हमें 472 हो गया, तो 428 के सब्सक्राइबर्स और चाहिए हमें, तो 428 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरा करें ताकि ऑनलाइन क्लास आपके लिए हम दे पाएँ, लाइव क्लास इनफैक्ट दे पाएँ। ऑनलाइन तो क्लास मिल ही रही है, लाइव क्लास दे पाएँ। 1K सब्सक्राइबर्स होते हैं तभी आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। फिलहाल 400-500 के बीच में हम लोग रेस कर रहे हैं, हम लोग इतने सब्सक्राइबर्स पे ही खेल रहे हैं, इस वजह से हम लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं। सो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वेन द ऑनर ऑफर्ड डी द प्यून डिनाइड इट। सबसे पहली बात कि डिनाई का यूज़ कब करते हैं और डिक्लाइन का यूज़ कब करते हैं। देखो, ऑनर और प्यून में क्या रिलेशन होता है। ऑनर अगर किसी प्यून को, चपरासी को या नौकर को कुछ देता है, अगर वो मना कर दिया, इसका मतलब वो आज्ञा का पालन नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसको ऑफ़र दे रहे हैं, ऑफ़र अपने दोस्तों में दिया जाता है, अपने लेवल के लोगों को दिया जाता है। अगर हम अपने दोस्तों को चाय ऑफ़र कर रहे हैं और वो मना कर रहा है, तब हम डिनाइड का यूज़ करेंगे। अगर हमारे जूनियर यानी कि हम जिसको नौकर बना रखे हैं, वो अगर चाय लेने से इनकार कर दिया, इसका मतलब मेरी आज्ञा का वो पालन नहीं किया, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ होगा डिसओबेड हो जाएगा। ओके, अगर वहाँ द प्यून की जगह द फ्रेंड रहता तो डिनाइड बिल्कुल सही था, तो मैटर यहाँ पे प्यून की वजह से डिनाइड की जगह डिसओबेड होंगे। आगे डिसलाइक तो सबको पता है कि पसंद नहीं करना, डिसलाइक। डिसलाइक और अनलाइक में अंतर है, अनलाइक मतलब के जैसा बिल्कुल नहीं, और डिसलाइक मतलब नापसंद करना। अनलाइक एडजेक्टिव है जबकि डिसलाइक वर्ब है। हाँ, डिक्लाइन का यूज़ कब करते हैं हम, डिक्लाइन मतलब तो कुछ चीज़ को खारिज कर देना। मान लेते हैं फॉर्म पे सिग्नेचर करने के लिए गए या फिर किसी चीज़ को हम लेके गए रिटर्न में और वो चीज़ बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये खारिज कर दो इसे, तो उसको हम डिक्लाइन का यूज़ करते हैं। और डिनाइड का यूज़ कब करते हैं, कोई ऑफ़र लेने से मना कर देते हैं तो डिनाइड का यूज़ करते हैं। हमने अपने दोस्तों को चाय दिया, वो मना कर दिया, तो डिनाई। अपने नौकर को कुछ दिए, वो मना किया, इसका मतलब आज्ञा नहीं पालन किया, तो डिसओबेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डू यू रिमेंबर हिज फ़ोन नंबर, आई डोंट सस्पेक्ट सो। क्या तुम्हें उसके फ़ोन नंबर याद है, मुझे नहीं लगता तुम्हें याद होगा। तो अगर ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंस आ जाए, उसके लिए हमेशा हम
आई डोंट थिंक सो का यूज करते हैं, जैसे कहते हैं ना आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है। सस्पेक्ट का यूज़ तब करते हैं जब कोई प्लानिंग कर रहा हो और उसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी भनक लग रही है, जैसे दाल में कुछ काला होता है ना, तो स्मेलरेट जिसको कहते हैं। तो सस्पेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जब हमें कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ गलत प्लानिंग हमारे खिलाफ हो रही है, उस चीज़ के बारे में थोड़ी भनक लग रही है, तो सस्पेक्ट का यूज़ करते हैं। और आई डोंट थिंक सो मतलब कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें। अच्छा बताओ, वो उस दिन की कहानी याद है, उस दिन की बातें याद है? अगर ऐसे सेंटेंस में कुछ मीन निकले, अर्थ निकले, तब हम यूज़ करते हैं आई डोंट थिंक सो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, प्लीज़ रिपोर्ट मी प्लीज़ रिपोर्ट टू मी व्हेन यू आर टर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, टर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, और टर्न बैक का मतलब होता है पीछे घूमना, टर्न बैक पीछे घूमना। जो सेंस में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जिस सेंस में ये कहना चाह रहा है कि मुझे रिपोर्ट कर देना जब तुम दिल्ली से वापस आओगे ना, तो मुझे बता देना। तो टर्न बैक मतलब होता है अगर हम खड़ा हैं इस सामने, अगर ईस्ट में हम अभी ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, तो टर्न बैक का मतलब होता है डायरेक्टली ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ घूम गए, तो दैट इज़ कॉल्ड टर्न बैक। तो क्या दिल्ली से हम आएंगे तो टर्न बैक हो जाएंगे तब हम उसको रिपोर्ट करेंगे, या दिल्ली से आएंगे तब? यानी कि हम पीछे घूम जाएंगे तब हम अपने दोस्तों को रिपोर्ट करेंगे, या फिर दिल्ली से लौट जाएंगे तब? सिंपल सी बात है, दिल्ली से लौट जाएंगे तब। तो हमारा सेंटेंस का आंसर होगा रिटर्न फ्रॉम। रिटर्न फ्रॉम कहीं पे है ऑप्शन में? या ऑप्शन नंबर बी, यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। प्लीज़ रिपोर्ट मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। जब तुम दिल्ली से लौट जाओगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके, इस सेंटेंस में वेन लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस कंडीशन हो गया, तभी बताना जब तुम दिल्ली से लौट जाना। अगला क्वेश्चन, अच्छा याद रखेंगे रिटर्न के साथ बैक नहीं आते हैं, बाउंस के साथ बैक आते हैं। और फ्रॉम का यूज़ यहाँ क्यों किया गया? दिल्ली से लौटना, दिल्ली से रिलेशन टूट के, जब भी रिलेशन टूटने की बात हो फ्रॉम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, बाकी जितने भी चीज़ें जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए सेपरेट क्लास चलेंगे। अभी फिलहाल लॉकडाउन में हम लोग बैठे बैठे क्या करना था, बस करना था कुछ काम, इसलिए स्टार्ट कर दी हम लोग ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। वैसे हमेशा एक बात याद रखना, आलस बुलाती है मगर जाने का नहीं। आलस बुलाती है मगर जाने का नहीं। सॉरी मेरी फ़ोन आ गई, पता नहीं क्या बोल रहे थे। आलस बुलाती है मगर जाने का नहीं, कुछ इस तरह का था, खैर भूल गए, किसी और दिन पूरा करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि हैज़ बिन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। इस सेंटेंस में सबसे पहले आपके माइंड में चल रहा हो कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, और क्वेश्चन टैग हमेशा जो सबसे जनरल रूल होता है वो ये होता है कि अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। जो सबसे प्रायर रूल होता है, सबसे मतलब पहला रूल होता है, जो बेसिक रूल होता है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है हैज़ और पॉजिटिव में, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? हैज़ंट होगा नेगेटिव में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? हैज़ंट, ऑप्शन है 22 का, सबको पता होगा, बेसिक सा रूल है। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज इज बेनेवोलेंट टू गुड हेल्थ। अच्छा, बेनेवोलेंट का यूज़ किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए। बेनिफिशियल यूज़ करते हैं किसी वस्तु किसी चीज़ के लिए। ऑप्शन बी में लिखा हो बेनिफिशियंट, यह भी होता है दानी दयालु व्यक्ति के लिए। ऑप्शन सी में लिखा हो बॉन्टियस, बॉन्टियस भी यूज़ करते हैं व्यक्ति के लिए जो खुले हाथ से 10 की जगह 20-50 लुटा देते हैं। दानी जो होता है ना, दानवीर कर्ण, वो होते हैं ऑप्शन सी बॉन्टियस व्यक्ति के लिए, बेनिफिशियंट व्यक्ति के लिए, बेनेवोलेंट व्यक्ति के लिए। तीनों आपस में सिनोनिम्स है एक तरह से, लेकिन बेनिफिशियल ऑप्शन ए है, वो वस्तुओं के लिए, एक्सरसाइज के लिए, या किसी भी दवा के लिए यूज करते हैं, किसी भी मर्ज के लिए, मर्ज नहीं, किसी दवा के लिए यूज करते हैं, किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं। तो एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ, और याद रखें बेनिफिशियल के साथ टू आते हैं, इंजूरियस टू, बेनिफिशियल टू, जितने भी लाभ या हानि होते हैं वो अपने साथ टू प्रपोजिशन लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, बाकी प्रपोजिशंस के अलग से कुछ ट्रिक्स कुछ चार्ट्स बना के दे देंगे, तो फिलहाल हम लोग बैठे बैठे थे इसलिए हमने ये कर दिया। अगला नंबर क्वेश्चन 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं। ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। सबसे पहले ये सोचना है कि अंडर द ट्री और अंडर द शेड ऑफ ट्री, इस दोनों में क्या फ़र्क है? जब ट्री पेड़ के नीचे बैठा है तो अंडर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ छाँव में होते हैं, छाँव पर नहीं होता है, छाँव के अंदर नहीं होते हैं, छाँव में होते हैं, क्योंकि जो छाँव होता है ना, छाया, उसके अंदर में हम लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ इन का यूज़ होगा। शेड, SHADE, शेड मतलब छाया, जिसके अंदर में होता है इन। ऑन का प्रयोग तो खैर हो ही नहीं सकता। बिनीथ का यूज़ कब करते हैं? बिनीथ और अंडरनीथ, दो वर्ड्स याद रखेंगे। अगर हम पैर
के नीचे फुटबॉल रखे हुए हैं, जैसे देखते होंगे फुटबॉलर को फुटबॉल के ऊपर पैर रखे रहते हैं, तो वो अंडरनीथ नहीं है, वो बीनीथ है। और कोई जादूगर टोपी के अंदर कुछ रखा रहता है, टोपी जादूगर वाला देख रहे हैं ना, वो उस तरह से रहता है, उस जादूगर टोपी के अंदर में कोई बॉल रख के ढक दिया तो वो अंडरनीथ है। मतलब झपा हुआ भी हो, ढका हुआ हो और किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ हो, अंडरनीथ। लेकिन साफ साफ दिख रहा है, जैसे फुटबॉल रखा हुआ है और उसके ऊपर हम पैर रखे हुए हैं, तो वो है बीनीथ। जैसे लॉर्ड लॉर्ड शिवा है ना, लॉर्ड शिवा काली माता के पैर के नीचे लेटी हुई हैं, तो वो अंडर नहीं होगा, बीनीथ होगा। क्लियर है? तो इस तरह से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ इन होगा, क्योंकि छाँव में होते हैं हम लोग। और अंडर द ट्री सिर्फ रहता ट्री, तो अंडर हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इन केस इफ़। अच्छा, इन केस और इफ़ ये तीनों नहीं आते एक साथ, ये सुपरफ्लुअस हैं। सेंटेंस में हो गया इन केस या तो इफ़, इन केस एक साथ आएगा या तो इफ़ आएगा, तो इन केस इट रेन्स या इफ़ इट रेन्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इन केस इट रेन्स, यदि बारिश हुई। इन केस मतलब होता है मान लो, या फिर मान लो कि बारिश हुई। आई शैल नॉट विजिट यू, तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊँगा। विजिट मतलब कहीं जाना होता है, किसी से मिलना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, टीवी सेट्स हैव become costlier thanks to the sudden rise in the prices of imported compounds। अच्छा, कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स में बहुत फ़र्क है। कंपाउंड्स हम किसी केमिकल में यूज़ करते हैं, किसी केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और कंपोनेंट्स करते हैं, जैसे मान लेते हैं टीवी। अगर टीवी के साथ साथ हमें और क्या मिलते हैं, रिमोट्स मिलते हैं, उसके स्टैंड्स मिलते हैं, टीवी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें लगे रहते हैं, तो वो कंपोनेंट्स है। अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसके कंपोनेंट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। मान लेते हैं हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा, तो कंप्यूटर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो मिलते हैं उसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो टीवी सेट्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट्स कहें, कंपाउंड्स नहीं। दवा होती, कोई केमिकल होता, सबको पता है कंपाउंड होते हैं केमिकल में, इतने सारे कंपाउंड से मिलकर बने मिश्रण होते हैं कंपाउंड्स। मतलब अयस्क होता है ना, ओर्स होते हैं, उसमें कंपाउंड्स रहते हैं। तो यहाँ पे तो टीवी सेट्स हमारे कंपोनेंट्स होंगे। थिंग्स तो होगा नहीं, थिंग्स मतलब सेपरेट अलग अलग वस्तुएं। टीवी के अंदर में जितने सारी चीज़ें हैं, टीवी के साथ जो मिलते हैं उसको कंपोनेंट्स कहते हैं। और टीवी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, ये सारे अलग अलग अपने आप में गुड्स हैं, अपने आप में थिंग्स हैं। आंसर यहाँ होगा ऑप्शन बी, कंपोनेंट्स। अगला, बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नेक अटैक्स वी वर फ्रीक्वेंटली ऑन द अलर्ट। अच्छा, ये बात तो सबको पता होगा, स्नीक अटैक्स किसे कहते हैं। स्नेक अटैक्स होते हैं चोरी छिपे वार करना। जैसे आप लोगों को सबको पता हुआ बाली का युद्ध, बाली की मृत्यु राम जी ने छुप के किए थे, तो वो स्नीक अटैक्स था। बाली की मृत्यु कैसे हुई है, राम जी ने छिप के वार किया था। तो दुश्मन हमेशा छिप के वार करने में ये होते हैं, इंगेज रहते हैं। मतलब इंगेज मतलब क्या होता है, उलझा देते हैं कि अब तुम जाओ इधर से लड़ो, हम पीछे से वार कर देंगे। तो एक्चुअली ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल कुछ उसी तरह के कांड पर आधारित है। तो इसलिए हम लोग क्या होते हैं, वी वर फ्रिक्वेंटली ऑन द अलर्ट, इसलिए हम पहले से ही अलर्ट थे, हम लोग पहले से अलर्ट थे। तो फ्रिक्वेंटली मतलब होता है, मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है प्रायः, प्रायः कहते हैं ना, प्रायः। तो अक्सर जिसको कहते हैं अक्सर। तो इस सेंटेंस में जो होगा वो ओकेजनली, वो तो सिनोनिम से इनेविटेबली नहीं होगा, हाँ कॉन्स्टेंटली, निसंदेह मतलब बिना कोई शक के, इनेविटेबली। लेकिन जो प्रॉपर जो वर्ड होंगे वो होंगे कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा, ओकेजनली मतलब प्रायः, कभी कभी जिसको कहते हैं। इनेविटेबली मतलब होता है संभवतः या फिर निसंदेह, जिसमें कोई शक ना हो। और कॉन्स्टेंटली मतलब होता है हमेशा। तो हम लोग को हमेशा क्या होता है, ऑन द अलर्ट, हम लोग को हमेशा ही ऑन द अलर्ट पर थे। तो इस सेंटेंस के जो एक्यूरेट मीन है वो हमारा ऑप्शन सी होगा। ये वर्ड का है, कोई एरर इसमें नहीं है, सिर्फ वोकैब का चेंजेस होगा इसमें, इसके जगह ही होगा। अच्छा, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेस पीपल, कल भी बताए थे, लेस नहीं होगा, फ्यूअर होगा, क्योंकि लेस जो है वो लिटिल का है, और लिटिल का यूज़ हम लोग यूशन के साथ करते हैं। यहाँ होगा फ्यू का प्रयोग हम फ्यूअर होगा, फ्यूअर का प्रयोग हम लोग पीसीएन के साथ करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, हाँ 28 का बी। 29 नंबर क्वेश्चन, गॉड हैज़ बेस्टोर्ड ऑन मैन। अच्छा, ऑन नहीं है, तो ऑन वाला आंसर होगा, हाँ 29 का सी। याद रखें, कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेचुलेटेड, बेस्टोर्ड, ये सब के साथ ऑन प्रेपोजिशन आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज बर्थडे, बेस्टोर्ड ऑन मैन, बेस्टोर्ड ऑन हिज, तो इस तरह से हम ऑन का प्रेपोजिशन करते हैं यूज़। 29। 30 नंबर क्वेश्चन, मेनी वर्कर्स वेयर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। मेनी वर्कर्स वेयर बीइंग, वेयर प्लस V3 ऑलरेडी पैसिव, हेल्ड हॉस्टेज सही तो है। 30 का डी होना चाहिए। चाहिए क्या मतलब 30 का डी होगा। मेनी वर्कर्स वेयर,
डब्ल्यू यार वर प्लस V3 ऑलरेडी पैसिव में है, तो फिर इसे हम अगले वाले पार्ट्स को हम पैसिव नहीं बना सकते हैं, ऑलरेडी पैसिव में है। अच्छा, हॉस्टेज मीन्स क्या होता है? HOSTAGES, बंधक बना कर रखना। तो बहुत सारे वर्कर्स हैं जिसे बंधक बनाकर रखा जा रहा था। आंसर हमारा डी होगा, नो इम्प्रूवमेंट। हेल्ड टू बी मतलब पैसिव ही हो जाते हैं। हेल्ड हॉस्टेज, हेल्ड ऑलरेडी वर्ब है, वर्ब के साथ आ गया, बंधक बनाना नाउन है, सही है, आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड 4 years। अच्छा, उसने मुझसे कहा कि उसकी शादी 4 साल, उसकी शादी 4 साल पहले हुई, उसने उससे कहा, तो यहाँ क्या होगा? अगो हो जाएगा। 4 years अगो, 4 years अगो, आंसर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 साल पहले उसकी शादी हुई जिसने उसने मुझसे ये बात कहा। क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन 32, चेन्नई इज बाय द वे अ कॉस्मोपॉलिटन, अच्छा कॉस्मोपॉलिटन, सॉरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी। कॉस्मोपॉलिटन सिटी किसे कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं कि वैसी सिटी जो विश्वव्यापी हो, यानी कि संसार के लोग वहाँ रहते हों, वहाँ के लोग संसार में रहते हों, सब लोग उसे जानते हो, उसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं। तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है, चेन्नई इज बाई द वे अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, तो बाई द वे जो सेंटेंस के बीच में नहीं होते, बाई द वे से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, अच्छा बताओ, या फिर वैसे, तो ऐसे वाले हिंदी के लिए बाई द वे या बाई द बाई यूज करते हैं। जो ऑप्शन ए में लिखा हो बाई द बाई या बाई द वे, दोनों का हिंदी होता है वैसे तो। लेकिन यहाँ सेंटेंस में जो होंगे उसका मतलब होता है दरअसल या वास्तव में, तो जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, बाई एंड लार्ज, यानी कि चेन्नई इज बाई एंड लार्ज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। चेन्नई बाई एंड लार्ज यानी कि दरअसल, जैसे इंडीड एक सिनोनिम से इसका आता है INDEED, इंडीड मतलब होता है दरअसल या वास्तव में, एक विश्वव्यापी शहर है, सिटी है। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ ऑन द लार्ज, जो कि गलत है। ऑन द लार्ज साइड का मतलब होता है विश्वव्यापी या फिर व्यापक रूप से या फिर विशालकाय रूप से। अगला क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा क्या? 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 33, फॉर मी, मेरे लिए, मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। मेरे लिए मनी एक एंड है, मतलब क्या है? एंड मतलब समाप्ति है, अंत है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें द मीन्स लिखा हुआ है, याद रखें। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं तो हम इसके लिए अ आर्टिकल का यूज़ करते हैं या अ एंड एन का यूज़ करते हैं, अ एंड एन का यूज़। तो इस सेंटेंस में मीन और मीन्स दो वर्ड्स आए हैं, तो मीन्स का यूज करते हैं संसाधन के लिए या साधन के लिए, जरिया के लिए। तो मीन्स सिंगुलर फॉर्म होते हैं, जैसे समन्स, जैसे न्यूज, ये सब सिंगुलर होते हैं जो अपने पहले आर्टिकल या एन लेते हैं। अगर इसके वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो मीन मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब होना, जैसे मेरे कहने का मतलब था कि आई मेंट, मेरे कहने का मतलब है आई मीन, तो मीन मतलब होना वर्ब के रूप में, और मीन्स मतलब संसाधन या साधन नाउन के रूप में। तो अगला जो इसका आंसर होगा वो होगा ए मीन्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला 34, द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। बुलेट दीवार पर लगी और अपने रास्ते से भटक गया। अरे डियर, कभी भी बुलेट दीवार पर लगती है तो वो भटकती नहीं बल्कि छटक जाती है, जो डिफ्लेक्ट होता है। और भटक जाना, रास्ते से डाइवर्ट हो जाना, इसका मतलब कोई पुंज, कोई किरण पुंज या कोई सनरेज होते हैं जो रास्ते से भटक जाते हैं। अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी सतह पर, जैसे मिरर हो गया, उस पर अगर हम टॉर्च की लाइट देंगे तो वो वापस उसी रास्ते में आ जाए, उसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन डिफ्लेक्ट कैसे करते हैं? अगर हम पत्थर किसी भी चीज़ पर, किसी दीवार पर मारेंगे तो इधर उधर छटक जाएगा, ना तो अपने रास्ते में आ पाएंगे, ना तो कोई रास्ते में जाए, मतलब इधर उधर छटक जाएंगे, उसको हम डिफ्लेक्ट करते हैं। और रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता होगा, 10th में, 8 में और 12th में भी लाइट में पढ़े होंगे। ट्विस्ट मतलब होता है रोल करते हैं, जो हम लोग रोल खाते हैं ना, एग रोल, पनीर रोल, चिली रोल, तो वो रोल होता है, उसको ट्विस्ट करते हैं, मोड़ना, पेज को ऐसा मोड़ देते हैं ना राउंड बना के, उसे ट्विस्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला 35, यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट्स। तुम्हें अपने अचीवमेंट्स को बोस्ट नहीं करना चाहिए। बोस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना। याद रखें, बोस्ट के साथ ऑफ आते हैं प्रपोजिशन, लेकिन मोडाल के साथ वी बनाते हैं, और यहाँ पे ING फॉर्म यूज किया हुआ है जो कि गलत है। हो जाएगा यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स। बोस्ट ऑफ मतलब डिंगे हाँकना। 35 का ऑप्शन नंबर सी। अगला 36, करण आस्क्ड मी टू गो अराउंड विद देम बट आई डिडंट वांट। याद रखें, अगर सेंटेंस के पहले वाले हिस्से में 2 + V1 हो और उसी वर्ब को बाद में फिर लिखा जाए, रिपीट किया जाए,
तो जिस प्रपोजिशन के साथ लिखा है तो उसी प्रपोजिशन से हम एंड करेंगे, लेकिन वर्ब को दोबारा नहीं देंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सॉरी इसके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखेंगे। डिडंट वांट टू तक छोड़ा गया है, क्यों? क्योंकि गो जो है उसी वर्ब को रिपीट किया जा रहा था, इसीलिए गो को छोड़ दिया गया, सिर्फ और सिर्फ टू तक एंड किया है, तो प्रपोजिशन से एंड करेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा 36 का सी। जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस बहुत पहले भी आया था, सीजीएल में क्वेश्चन आया था, देयर इज़ नो बेड टू स्लीप। क्या ये सेंटेंस सही है? तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है। देयर इज़ नो बेड टू स्लीप विद, सॉरी स्लीप इन, याद रखें बेड के साथ इन आता है। देयर इज़ नो बेड टू स्लीप इन। आई हैव नो पेन टू राइट, सेंटेंस गलत है, सही क्या होगा? आई हैव नो पेन टू राइट विद, तो प्रेपोजिशन से एंड करेंगे अगर सेंटेंस इस तरह से आ जाते हैं। बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट में बताएंगे कि किस तरह से हमारे प्रेपोजिशन से एंड होंगे और कब कब होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37, वी ईट सो दैट वी मे लिव या दैट वी मे लिव। याद रखें दैट या सो दैट का अगर ताकि के अर्थ निकले, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें, तो जब भी अगर कंपल्सन आ जाए, मजबूरियाँ आ जाए, तो हमेशा मे मोडाल का यूज़ करते हैं। सो दैट भी होता तब भी सही, या दैट है तब भी सही, लेकिन मे मोडाल आएंगे, कंपल्सन बता रहा है ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। जैसे वी टेक ब्रेथ सो दैट वी मे लिव, हम लोग सांस लेते हैं ताकि जिंदा रह सकें। ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, कभी भी हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो वो कंपल्सन होता है, मजबूरियाँ बताई जाती है, तो मे प्रपोजिशन सॉरी मे मोडाल से बनाते हैं। अगला 38, ही हैड हीज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम। जब मैं उनके यहाँ गया वो अपना भोजन कर चुका था। जैसे रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, ओ सॉरी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसे वाले सेंटेंस पढ़े होंगे, तो बिल्कुल वही पैटर्न के हैं, लेकिन यहाँ पे हैड आपको दे दिया गया है, और ये हैड का मतलब V3 फॉर्म होंगे, हैड के बाद लगेगा ना, तो हम दोबारा हैड का दे देंगे यूज़। हैड मतलब होता है ग्रहण करना, तो हो जाएगा सेंटेंस ही हैड हैड या ही हैड टेकन। याद रखें नाश्ता ग्रहण करते हैं उसके लिए टेक देते हैं या हैड देते हैं या हैव देते हैं, नाश्ता खाना चाय पानी ये सब के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी हैड हैड या वी हैड टेकन। अगर हैड रहता दो बार लिखा हुआ तो हमारा सेंटेंस वही हो जाता, क्योंकि एक पास्ट परफेक्ट में आना है और एक प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में आना है, तो पास्ट परफेक्ट वाला जो एक्शन पहले हुआ, जो आपको पहले वाले वीडियो में भी बताए थे। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो लगभग हो गया। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। आगे के हम क्वेश्चंस के आगे के सेक्शन, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 20-25 मिनट के वीडियोस बन गए, तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें।